हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इस यूट्यूब स्टडी चैनल अकीपीडिया। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एनडीए में 2017 में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रश्न पूछा गया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस यौगिक के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ सही आंसर है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सही आंसर है। और अब हम बात कर लेते हैं जल की कठोरता की। तो कठोर जल किसे कहते हैं? वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे हम कठोर जल कहते हैं। और यह दो दो प्रकार का होता है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। और हम यहाँ बात कर लेते हैं अस्थायी कठोरता के बारे में, जो कि हमारे प्रश्न में पूछी गई है। वह जल जिसे उबालने पर उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है और उसे अस्थायी कठोरता हम कहते हैं। यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के घुले होने के कारण होती है। जल को उबालने या जल में बुझा हुआ चूना डालने से भी जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था, बिच्छू बूटी यानी नेटल, यानी एक पादप है, जंगली पौधा है बिच्छू बूटी, जिसे इंग्लिश में नेटल कहते हैं। उसके पत्तों के तंतु के चुभने से अत्यंत पीड़ा या जलन होती है। निम्नलिखित में से यह किसके अंतःक्षेपण के कारण यह पीड़ा होती है? ऑप्शन में एसिटिक अम्ल, मैथोनिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। यहां सही आंसर है मेथोनोइक अम्ल, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, यह है बिच्छू बूटी, इसे नेटल भी बोलते हैं। और ये जो है वो मेथोनोइक अम्ल का स्राव करता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो मेथोनोइक अम्ल का स्राव करती हैं। जैसे लाल चींटी होती है, वो भी अपना जब डंक डालती है तो फॉर्मिक एसिड या मेथोनोइक अम्ल ही छोड़ती है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ अल्पतम अभिक्रियाशील है? ऑप्शन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या सीजियम। वीडियो पॉज करके अपना आंसर दीजिए। तो यहां आंसर है लिथियम। चलिए अब देख लेते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह यह अत्यंत अभिक्रियाशील रिएक्टिव है, यानी अन्य पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। यदि इसे हवा में रखा जाए तो यह जल्दी ही वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है, जो इसे शीघ्र ही आग पकड़ लेने में प्रकट होता है। और यह जल के साथ अल्पतम अभिक्रियाशील होता है। यह जल के साथ क्रिया अल्पतम अभिक्रियाशील होता है। और फ्रेंड्स, वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए सामने ला सकूं। अगला प्रश्न, कांच या ग्लास क्या है? द्रव, कोलॉइड, अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस या फिर क्रिस्टलीय ठोस? अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए ग्लास या कांच जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ये अक्रिस्टलीय है और ट्रांसपेरेंट अमॉर्फस सॉलिड है ये। और ये जो ग्लास है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होते हैं सिलिकेट ग्लास और एक होते हैं सोडा लाइम ग्लास। सिलिकेट ग्लास में क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और क्वार्ट्ज वगैरह जो सीसा होता है वो होता है, और एक होता है सोडा लाइम ग्लास। अगला प्रश्न, किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें क्या होता है? सेलुलोज, काइटिन, कोलेस्ट्रॉल या ग्लाइकोजन। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहां सही आंसर है काइटिन। चलिए अब थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं कोशिका भित्ति की। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव, पारगम्य तथा मोटी दीवार वाली एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में यह कोशिका झिल्ली के बाहर, किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। और अब काइटिन के बारे में देख लेते हैं। काइटिन जो है वो प्रकृति जगत के अनेक स्थानों पर पाया जाता है, जैसे कि यह मुख्यतः कवक की कोशिका भित्ति, जलीय संधिपादों जैसे केकड़ा, झींगा आदि और कीटों के बाह्य कंकालों का मुख्य घटक है काइटिन। कुछ निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय पौधे, वनस्पति की जनन कोशिका और प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो सेलुलोज, पैक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में दो परतें होती हैं और जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य है वो कोशिका को आकृति प्रदान करना और प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। अगला प्रश्न, वृक्क या गुर्दा एक एंजाइम साबित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन या एंजियोटेंसिनोजन को
एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है, यह एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन में है रेनिन, नाइट्रोजनेस, हाइड्रोलेज या फिर मोनिऑक्सोनेज। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहां सही आंसर है रेनिन। देखिए अब बात कर लेते हैं किडनी के बारे में। किडनी या गुर्दा जो है वो अनेक प्रकार के हार्मोन का स्राव करते हैं, जिनमें एरिथ्रोपिटिन, कैल्सिट्रियोल और रेनिन शामिल है। रेनिन जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तंत्र का एक भाग है। एल्डोस्टेरोन स्तरों को नियंत्रण में शामिल एक एंजाइम होता है रेनिन। और अब बात कर लेते हैं रेनिन के बारे में भी। रेनिन यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसिन को अघुलनशील प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। यह रेनिन का कार्य होता है। और इसका जो स्राव होता है वो कहां से होता है? आमाशय में जठर ग्रंथियों से होता है। प्रश्न पूछा गया था लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसीज में क्या चीज उपस्थित होती है और क्या चीज अनुपस्थित होती है। तो यहां आपके पास 4 ऑप्शन है। वीडियो पॉज करके ऑप्शंस देखिए और आंसर दीजिए। यहां सही आंसर है सी ऑप्शन, न्यूक्लियस और सूत्रकणिका होती हैं किंतु अंतर्द्रव्य जालिका नहीं होती है। आरबीसी की खोज जो है वो एंटनी ल्यूवेनहॉक ने की थी और ये जो है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी को ही माना जाता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट, जिराफ, लामा के लाल रक्त में कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है क्योंकि केंद्र के स्थान पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जो आरबीसी का इमेज होता है वो उभयावतल बिल्कुल पेड़े के आकार जैसा होता है। प्रश्न पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रोग दिए हैं और सूची सेकंड में उसका उपचार दिया है। आपको बताना है किस रोग का उपचार कौन सा है। वीडियो पॉज करके देखिए एक बार। दीर्घ दृष्टि, जरा दूरदर्शिता, निकट दृष्टि, मोतियाबिंद और यहाँ इनके उपचार दिए हुए हैं। आंसर मैच करिए अपना। देखिए ये जो दीर्घ दृष्टि है इसमें उत्तल लेंस काम आता है। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम आता है और जरा दूरदर्शिता में द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस काम आ जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम आता है और मोतियाबिंद में शल्यकर्म काम आता है। चलिए बात कर लेते हैं दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यह दृष्टि संबंधी एक सामान्य समस्या है। इसमें आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन आसपास की चीजें हैं जो हैं वो धुंधली दिखाई दे सकती हैं। और जो इसका उपचार है, दूरदृष्टि दोष में आपके लिए एक पॉजिटिव नंबर का चश्मा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि +3.00। चलिए बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष की या फिर हम जैसे मायोपिया बोलते हैं, इंग्लिश में जैसे मायोपिया बोलते हैं। इसमें दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो निकट की वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं इसमें। और इसमें जो है हम उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं प्रेस बायोपिया के बारे में। इसमें क्या है, वस्तु को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंखों से दूर रखने की आवश्यकता होती है। यही इसका लक्षण है प्रेस बायोपिया रोग का। और इसका जो उपचार है वो द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का इसमें उपयोग करना चाहिए। देखिए मोतियाबिंद रोग में जो हमारी आंख में जो लेंस लगा हुआ होता है वो धूमिल सा होता है, यानी उस पर धूल सी जम जाती है और ऐसे हमें धुंधला नजर भी आता है और पास की चीजों को देखने में भी परेशानी होती है। और इसका जो उपचार है वो शल्य चिकित्सा क्रिया द्वारा ज्यादातर किया जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको उत्कृष्ट गैस दी हुई है और सूची सेकंड में आपको उनके उपयोग दिए गए हैं। आपको उनको सुमेलित करना है, मैचिंग करनी है। और यहाँ आप देखिए इनको, सूची 1 को सूची 2 को बड़े गौर से देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए और फिर अपना आंसर दीजिए। और यहाँ ये कूट का इस्तेमाल करना है आपको कि यहाँ इनमें से कौन सा कूट सही है। वीडियो पॉज करके अपना आंसर अपने आप चेक कीजिए। यहाँ सही आंसर है डी ऑप्शन सही है। यहाँ ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। प्रश्न पूछा गया था मानव नेत्र में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार है। ऑप्शन में सलाका, शंकु, अंधबिंदु या फिर खाक। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए अपना। तो यहां सही आंसर है शंकु
या कॉन्स। ये चित्र है मानव नेत्र का, और जहां यह पोर्शन जो है, ये पोर्शन जहां लाल सा मैंने निशान लगाया है, ये है शंकु कोशिका यानी कॉन सेल्स का। और अब बात करते हैं हम शंकु कोशिका के बारे में। तो शंकु कोशिका जो है स्तनधारी प्राणियों की आंखों के रेटिना में उपस्थित एक प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिका होती है। ये प्रकाशग्राही कोशिका होती है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था प्रकाशग्राही कोशिका कौन सी होती है, तो वो हमारी होती है कॉन सेल यानी शंकु कोशिका, जो रेटिना में उपस्थित होती है। आंखों में एक अन्य प्रकार की और होती है, उसका नाम क्या होता है? आंखों में एक अन्य प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिका और होती है, उसका नाम है रॉड सेल। ये कंफ्यूज करती है। तो शंकु जो है वो रंग दृष्टि प्रदान करते हैं और अधिक प्रकाश में काम करते हैं, और जबकि जो रॉड सेल हैं या शलाका बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो कम रोशनी में देखने में सक्षम होते हैं और रात्रि दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन उनमें रंग देखने की क्षमता बहुत कम होती है। अगला प्रश्न, सूरजमुखी या गेंदा पादप का कौन सा भाग रंगीन होता है? ऑप्शन है पुष्प, पुष्पक्रम, फल या बीज। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए अपना। तो यहां सही आंसर है पुष्पक्रम, यहां सही आंसर है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। देखिए पुष्पक्रम को अगर सरल भाषा में हम बोले तो पुष्प अक्ष पर, पुष्प अक्ष यानी जो तना होता है उस पुष्प का, पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को हम पुष्पक्रम कहते हैं। बहुत सरल सिंपल सी परिभाषा है इसकी पुष्पक्रम की। और यहाँ आपको दिखाया गया है कि अलग अलग तरह से जो फूलों की लगने की व्यवस्था है, तो ये चित्र में आपको दिखाई दे रही है, देखिए कितने अलग अलग तरह से यहाँ फूल लगे हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।